जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। सो एज ए प्रॉमिस्ड कि हम सारे घटना चक्र रिवाइज करेंगे ऑन दिस प्लेटफॉर्म। 4 पूरे घटना चक्र आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी और ज्योग्राफी। इसके अलावा घटना चक्र साइंस का जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, रनिंग में है। और जो लास्ट घटना चक्र हमें डिस्कस करना है दैट इज़ ऑफ पॉलिटी, वो हम स्टार्ट करेंगे आज से। ठीक है, तो पॉलिटी के लिए डिमांड था, ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें पैरेलल थी बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टेंट्स ऑफ टाइम ऑल्सो। एक दिन में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, फिर भी पैरेलली मैंने 3 वीडियोस को कंटिन्यू किया था। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से पॉलिटी। और अब 2 कंटिन्यू वीडियोस आपके पास फिर से जैसे ज्योग्राफी और साइंस की आती थी, अभी ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है, सो ज्योग्राफी और पॉलिटी की आएंगी। देखिए दोस्तों, इसके साथ मुझे आपका भी पूरा सहयोग चाहिए बिकॉज़ जब भी हम कुछ नया लेकर आते हैं तो जब हम लेकर आ रहे हैं तो किसके लिए, एज अ अर्लियर सेड कि ये आप ही लोगों के लिए आ रहा है, राइट? तो आपका भी सहयोग उतना ही चाहिए होता है। कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो बिना सहयोग की चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती हैं, राइट? तो ये तो मेरा प्रोमिसेस थे जो मुझे करने थे। आप सहयोग दें ना दें, बट जो प्रॉमिस किया हुआ है, कुछ वर्ड्स भी होते हैं जो इंसान को रखने होते हैं, तो ये तो करने ही हैं, ऑब्वियसली करने हैं। बट आई एम प्लानिंग फॉर मैनी मोर थिंग्स इन फ्यूचर। सो और वो भी सारे आपको स्टेट एग्ज़ाम और यूपीएससी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें की जाएंगी ऑब्वियसली। बट उसके लिए आपका पूरा साथ होना भी ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर कीजिए, वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी। सो इसका श्री गणेश हो रहा है आज से। सो आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट चैप्टर। पहले हम इंडेक्स देख लेते हैं। देर आर 37 चैप्टर्स हियर। तो 37 चैप्टर्स में हम फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आई होप आप सबने लक्ष्मीकांत और जो भी आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, एनसीईआरटीज़ हैं, वो पढ़ रखी हैं। हम यहाँ पे अभी पीवाईक्यूज़ ही डिस्कस करेंगे। बाकी जो सब्जेक्ट्स हमने पढ़े उसी की तरह बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे बिकॉज डीप में जाने का मतलब है कि आप फिर से पूरा जो सब्जेक्ट है वो डिस्कस कर रहे हो। तो सब्जेक्ट डिस्कशन हम आगे फर्दर करेंगे ऑब्वियसली, बट ये पीवाईक्यूज़ से स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि बहुत सारे स्टेट एग्ज़ाम्स अपकमिंग थे। यूपी का एग्ज़ाम हो चुका है, बिहार का। अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है वो एमपीपीएससी का आने वाला है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो आरओ एआरओ का पेपर जो है, जो दोबारा होना था यूपी में, वो भी अभी पेंडिंग है, तो वो भी आने वाला है। और इसके अलावा भी कुछ स्टेट एग्ज़ाम्स हैं जो अभी फर्दर आ रहे हैं, तो उन सब के लिए हेल्पफुल बिल्कुल रहेगा। सो वील स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ओके, so the first question here is, which act of British Parliament abolished the East India Company monopoly over trade in India? तो जो मोनोपोली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड के ऊपर इंडिया में, वो किस एक्ट के द्वारा अबॉलिश की गई? तो देखिए, वो अबॉलिश की गई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1813। हालांकि इसमें 2 एक्सेप्शंस हैं। इसमें ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन द टी। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो जनरली बोला जाता है चाय और चीनी। चीनी मतलब इज़ नॉट शुगर, चीनी इज़ चीनी द चाइनीज़ पीपल, राइट? So Charter Act of 1813 deprived the company of its monopoly over the trade with India, but it still enjoyed its monopoly of the trade with China as well as the trade in tea. तो ये 2 exceptions को छोड़ के बाकी जो monopoly थी वो ख़त्म हो गई थी। By which of the following act Legislative Council of India received the power to discuss the budget? बजट डिस्कस करने का जो पावर आया था लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, वो किस एक्ट से आया था? तो वो आया था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 से। So it increased the functioning of the legislative councils. The councils were given the power of discussing the budget and addressing the questions to the executive. In which of the following acts the provision was made for the establishment of Supreme Court at Calcutta? तो किस कोर्ट से, किस एक्ट से ये प्रोविजन आया था कि जो एस्टेब्लिशमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कैलकाटा में वो किया जाएगा? तो वो आया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से। ठीक है, तो प्रोविजन जो था फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम कैलकाटा, ये बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। सर एलिजा इम्पे ये फर्स्ट चीफ जस्टिस थे ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।
With reference to the establishment of Supreme Court, which of the following statement is or are correct? Supreme Court at Calcutta was established by the Regulating Act of 1773. लेमाइस्टर वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस एट दिस कोर्ट. देखिए हमने देखा कि सर एलिजा इम्पे जो थे वो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे इस कोर्ट के. सो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही होगा, सेकंड गलत हो जाएगा. बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड? सो फेडरल कोर्ट इन इंडिया वाज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है. 1 अक्टूबर 1937 को 1935 के एक्ट से ये बनाया गया था. सर मॉरिस गॉयर ये इसके पहले चीफ जस्टिस. अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जो हम बात करते हैं तो 1773 के एक्ट से आता है और सर एलिजा इम्पे इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस बनते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू द फेडरल कोर्ट इन इंडिया तो ये बनाया गया 1935 एक्ट के द्वारा ऑन 1 अक्टूबर 1937. क्लियर? The Federal Court of India was established in which of the following year? So it was established in 1937. Match list 1 with list 2 and select the correct answer. Establishment of Board of Control, establishment of Supreme Court, permission to English missionaries to work in India, and appointment of law member in the governing council. I hope you all know establishment of Board of Control किससे आया था? 1784 से आया था. Supreme Court establish किया गया था 1773 से. परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया ये 1813 से ही आ गया था. और अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर्स इन गवर्नर काउंसिल ये 1833 से आया था. ठीक है, तो 1773 हो गया. देन 1813 से परमिशन आ गई और अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर. सो 2134 होना चाहिए इसका आंसर. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू. डायरकी का मतलब क्या होता है? डायरकी का मतलब होता है डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरीज. 2 कैटेगरीज में आपने डिवाइड किया है. इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डायाक विच मीन्स डबल रूल. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ लेजिस्लेशन subjects into central and provincial categories. The provincial subjects were further divided into reserved and transfer subjects. So comparatively important subjects जो होते थे वो reserved subjects में आते थे, जैसे कि पुलिस, जेल, जस्टिस, फाइनेंस, इरीगेशन. ये गवर्नर एडमिनिस्टर करते थे अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. एंड सब्जेक्ट ऑफ लेसर इंपॉर्टेंस जैसे कि एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये एडमिनिस्टर किए जाते थे गवर्नर के द्वारा विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंट्रल लेवल? तो डायरकी सेंट्रल लेवल पे किससे इंट्रोड्यूस की गई थी? 1935 के एक्ट से की गई थी. सेलिएंट फीचर्स क्या हैं डायरकी के? सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के. पहला है कि डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी सेंट्रल लेवल पे इंस्टेड ऑफ प्रोविंसेस एट एज एनविसेज्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. 1935 proposed to set up All India Federation also. तो All India Federation भी था comprising of the British India provinces. Supremacy of British Parliament remained intact under the Government of India Act 1935. तो British Parliament की supremacy intact रही थी इसमें. बर्मा को सेपरेट किया गया था इंडिया से 1935 में ही एक्ट के थ्रू ही अप्रैल 1937 में. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अबॉलिश द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो कि 1858 में बना था. फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज अबॉलिश्ड ऑन 1 अक्टूबर 1937. सर मॉरिस गॉयर इसके पहले चीफ जस्टिस भी बने. द सेंट्रल फेडरल बैंक वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट विच वॉज लेटर नोन एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI. ठीक है, तो ये कुछ प्रोविंसेस थे फीचर्स थे इंपॉर्टेंट जो 1937 के एक्ट में रहे, 35 के एक्ट में रहे. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेट अप द डायरकी एट द सेंट्रल लेवल? तो डायरकी सेंट्रल लेवल पे किस में आया था? सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है अभी. ठीक है, 1935 से. द एक्ट ऑफ 1909 ये किससे एसोसिएटेड था? तो 1909 में पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कॉन्सेप्ट आया था. ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है कि मुस्लिम्स को ही वोट देंगे. तो इस तरीके का इलेक्टोरेट्स का जो कॉन्सेप्ट आया था वो 1909 से आया था. And thus sowed the seeds of separation that eventually led to the partition of the country. Which of the following is or are the principal features of the Government of India Act 1919? Introduction of diarchy in the executive governance of provinces, बिल्कुल सही बात है. सेंटर में तो 1935 से आया था. Then the introduction of separate communal electorates for Muslims. Devolution of legislative authority by the center to the provinces. ठीक है,
सो थर्ड और फर्स्ट सही है इसमें, बाकी दोनों, बाकी जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाला था वो 1909 से ही आ गया था। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था और इस एक्ट में कुछ रिफॉर्म्स आए थे विच वॉज रिकमेंडेड इन द रिपोर्ट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एडविन मॉन्टेग्यू एंड द वाइस रॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ अ डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट प्रोविंसेस जिसको डायरकी बोला गया। द सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, रिजर्व्ड एज वेल एज ट्रांसफर्ड। As far as the question of separate electoral system for Muslims is concerned, the provision had already been made by the Act of 1909. Act of Government of India Act 1919 इस provision को continue रखा और इसको extend किया सिख, यूरोपियंस, इंडियन क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस के लिए भी। Alright. Next, consider the following statement. Montagu-Chelmsford reforms of 1919 recommended granting voting rights to all the women above the age of 21. तो 1919 का जो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स था या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इट ग्रांटेड वोटिंग राइट्स टू ऑल द विमेन अबव एज ऑफ 21। बिल्कुल नहीं, गलत स्टेटमेंट है ये। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव विमेन रिजर्व्ड सीट इन द लेजिस्लेचर। ट्रू, 1935 में कुछ रिजर्व सीट विमेन को दी गई थी लेजिस्लेचर में। सो 1918 की अगर बात करें, जब ब्रिटेन granted limited suffrage to women property holders and the law did not apply to British citizens in other parts of the empire। ठीक है, 1918 में ब्रिटेन ने कुछ लिमिटेड सफरेज दिया था विमेन को, नॉट टू ऑल, टू विमेन प्रॉपर्टी होल्डर्स, बट ये जो लॉ था इट डिड नॉट अप्लाई टू ब्रिटिश सिटीजन इन अदर पार्ट्स ऑफ एम्पायर। ठीक है, तो ब्रिटिश उस समय बहुत सारी कंट्रीज पे रूल कर रहे थे, तो हर जगह जहाँ ब्रिटिशर्स रहते हैं वहाँ पे ये रूल अप्लाइड नहीं था, ब्रिटेन में ही था। Despite the All India Women Deputation led by Sarojini Naidu to Edwin Samuel Montagu, the Secretary of State, India women's demands were ignored in the Montagu-Chelmsford reforms. Though they were not granted voting rights nor the right to stand in the election, the Government of India Act 1919 allowed the provincial councils to determine if women could vote, provided they must stringent property. They met stringent property income or educational levels. So statement 1 तो हो जाएगा incorrect. Statement 2 is correct क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 extended the principle of communal representation by providing separate electorates for the depressed classes जैसे कि scheduled caste, women, laborers, workers, ये सब आ जाएंगे। With reference to Indian civil services, which of the following statement is or are correct? So Government of India Act 1919, it provided for a separate examination for the Indian civil services which was to be held in India. In the Indian civil services in 1941, the percentage of Indians was more as compared to the Europeans. तो आपको बताना है select the correct answer using the codes given below. So दोनों ही इसमें सही हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट के द्वारा ही एक सेपरेट एग्जामिनेशन ICS के लिए आया था। So it was following the Lord Macaulay report of the Select Committee of British Parliament. The concept of merit-based civil services in India was introduced in 1854. इसके लिए सिविल सर्विस कमीशन सेटअप किया गया लंदन में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्टार्ट हुए 1885 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एक सेपरेट एग्जामिनेशन इट प्रोवाइडेड एंड फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज विच वॉज टू बी हेल्ड इन इंडिया, फर्स्ट इन इलाहाबाद एंड लेटर इन दिल्ली। 1941 में इन इंडियन सिविल सर्विस द परसेंटेज ऑफ इंडियंस वॉज मोर एज कम्पेयर टू द यूरोपियंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following act introduced the principle of constitutional autocracy? Constitutional autocracy किससे आई थी? Council Act 1909, Government of India Act 1919, Government of India Act 1935 या Indian Independence Act 1947। तो देखिए आई थी 35 से। Principle of constitutional autocracy was introduced by the Government of India 1935. The act vested the executive authority of the provinces in the governors of center in the Governor General on behalf of the Crown. The Indian legislature was made bicameral for the first time. बाईकैमरल किससे बना था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से ये बाईकैमरल लेजिस्लेचर बना था। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मेड इंडियन लेजिस्लेचर बाईकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम. इट वॉज टू कंसिस्ट ऑफ एन अपर हाउस नेम द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड अ लोअर हाउस नेम द लेजिस्लेटिव असेंबली. द काउंसिल ऑफ स्टेट वॉज कम्पोज ऑफ 60 मेंबर्स जिसमें से मैक्सिमम 20 मेंबर्स जो हैं दे कुड बी ऑफिशियल इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 18 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. जो लोअर हाउस था उसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बोला गया और अंडर द सेक्शन ऑफ 19 ऑफ दिस एक्ट एंड इट ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर 140 मेंबर्स विद 100 इलेक्टेड एंड 40 नॉमिनेटेड. The rules made for the implementation of 1919 Act provision was made for 60 members जिसमें से 33 elected and 27 nominated in
the Council of State, while the number of members of the Central Legislative Assembly was increased first to 143, जिसमें से कि 102 तो इलेक्टेड थे और 41 नॉमिनेटेड थे, और उसके बाद 145 हो गई क्योंकि 104 इलेक्टेड हो गए और अगेन 41 नॉमिनेटेड ही रहे. So it is notable that one member in each house was elected from Barar out of the nominated members, due to the member from Barar being nominated as the result of an election in Barar. It has been included in the number of elected members in many mentions. ठीक है. Which of the following acts introduced a bicameral legislature at center? Bicameral legislature center में होना चाहिए, इसके बारे में ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 के एक्ट से. The power of president to issue ordinance is a relic of. ऑर्डिनेंस किससे इशू कर मतलब किस एक्ट के थ्रू आ सकता था? तो इट वॉज थ्रू 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. Though the British India Viceroy was empowered to promulgate ordinances without the permission of Legislative Council under the Indian Council Act 1861, however, the President's power to promulgate ordinance, Article 123, is inspired by Section 42 of the Government of India Act 1935. Which act for the first time made it possible for the Indians to take some share in the administration of their country? तो ये आया था 1833 से, चार्टर एक्ट ऑफ 1833. ठीक है, तो यहाँ से it made it possible for Indians to take some share on the administration of their country. Section 87 was one of the most important sections of the Charter Act 1833. It stated that no person of India or the Crown would be debarred from any place, post or service subject to the company on the ground of religion, place of birth, descent or color of any of them. Subsequently, Section 87 of the Act, अगर हम बात करें तो 1833 का, it laid down the foundation for participation of Indians in the administration during the political movement. The distribution of power between center and state, as in the Constitution of India, is based on which of the following pairs? तो ये based है 1935, Government of India Act 1935 पर. So separation of power was made by the Government of India Act 1935. ये divide किया गया था legislative powers को between central and provincial legislature and replaced diarchy in provinces with diarchy at the center. The act also envisaged establishment of Federal of India made of both British India and some princely states. However, this part was never implemented. तो ये कभी implement हुआ ही नहीं basically. A federal system and diarchy at the center was introduced in India by, तो ये 1935 से introduce हुआ. Federal system and diarchy at the center. The provision for the establishment of All India Federation, ये किससे आया? तो ये भी 1935 से आया. Which of the following act provided for a federal polity in India? फेडरल पॉलिटी की बात करें तो 1935 से. हमने अभी 1935 के बहुत सारे फीचर्स देखे थे पीछे, तो एक बार उनको रिवाइज कीजिएगा अच्छे से. 1935 के क्या क्या फीचर्स हैं. इन द फेडरेशन established under the Act of 1935, residuary powers were given to the. So residuary powers किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को, in the Act of 1935. In the federation established by the Government of India Act 1935, residuary powers were given to the Governor General. ठीक है. Which of the following is not an important and permanent constituent in the constitutional history of India as adopted in the Government of India Act 1935? So it was a written constitution for the country. The provision for a written constitution for the country was not mentioned in the Government of India Act 1935. The demand of a constitution was accepted in principle by the British government in what is known as the August Offer of 1940 of new, in which the British government concurred that framing of new constitution should be primarily responsibility of Indians themselves. तो इसमें बोला गया था कि नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना प्राइमरीली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? इंडियन खुद की है. 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जो कि एक मेंबर थे ब्रिटिश कैबिनेट के, ये इंडिया आए थे विद द ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द फ्रेमिंग ऑफ इंडिपेंडेंट constitution to be adopted after the World War II. One amongst the following was the salient feature of the Government of India Act 1935. क्या salient feature था? That residuary subjects were allocated to provincial legislature. Residuary subjects जो हैं वो allocate किए गए थे provincial legislatures को. Residuary subjects were neither allocated to the central nor provincial legislature. These were vested in the Viceroy of India, or that is the Governor General of India. So it is not a salient feature of 1935
ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि 1935 का जो सेलिएंट फीचर है वो क्या नहीं है, तो रेजिडेंसी एक्ट्स जो थे वो एलोकेट किए गए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को, ये इसका पार्ट नहीं था। ठीक है, वाई इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इम्पॉर्टेंट? क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये मेन सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारा ज़्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 1935 के बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट, डायरकी एट सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट, ये सब यहीं से लिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया? तो बर्मा इंडिया से अलग हुआ था 1935 के एक्ट के थ्रू ही। इन हाउ मेनी प्रोविंसेस वॉज द कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म्ड इन इलेक्शन ऑफ द ईयर 1937? देखिए, प्रोविंशियल इलेक्शंस जो थे वो ब्रिटिश इंडिया में हुए थे 1936-37 में, 1935 एक्ट के अकॉर्डिंगली। इलेक्शंस जो थे वो 11 प्रोविंसेस में हुए ओवरऑल। मद्रास, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, आसाम एंड WFP बंगाल, पंजाब एंड सिंध। कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म हुई 8 प्रोविंसेस में आउट ऑफ द 11 इन द इलेक्शन ऑफ 1937। ठीक है, तो 8 का ऑप्शन नहीं था इसमें, सो नन ऑफ द ऑप्शन गिवन इज करेक्ट। The proposal for framing of the Constitution of India by an elected Constituent Assembly was made by, so it was made by Cripps Mission. Proposal for framing of the Constitution of India after the end of Second World War by an elected Constituent Assembly, ये Cripps Mission में बनाया गया था 1942 में। The objective of Ilbert Bill in reference to colonial rule in India was, the objective of Ilbert Bill in reference to colonial rule in India, it was to bring Indians and Europeans at equal status as far as the penal jurisdiction of the court was concerned. So, the Ilbert Bills were introduced in 1883 for British India by Viceroy Ripon, who proposed an amendment to existing laws in the country at the time to allow Indian judges and magistrates the jurisdiction to try British offenders in criminal cases as the district level, something which was not allowed at that time. As per the cabinet mission plan in the Constituent Assembly to decide allotted member seat in each province, one representative was in ratio to which population? तो इनमें से एक रिप्रेजेंटेटिव 10 लाख पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। कैबिनेट मिशन जो कि आया था 1946 में, इट प्रपोज्ड अ प्लान फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। किस लिए? कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोविंसेस दे वर बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, रफली 1 representative over 10 lakh population. Who among the following person was not a member of the cabinet mission? William Wood, Pethick Lawrence, Stafford Cripps, A.B. Alexander. So देखिए, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म भी बनाए तो आप पैक के फॉर्म में बना सकते हैं, पैथिक फॉर P, A.B. Alexander का A एंड स्टेफर्ड क्रिप्स का C ले सकते हैं, सो पैक बन जाएगा, या पास बन सकता है अगर स्टेफर्ड क्रिप्स के नाम से आपको याद रखना है तो। So, William Wood was not a member of the cabinet mission. Indian Constituent Assembly was established under, so it was established under cabinet mission 1946. The interim government formed in 1946, the vice president of executive council was, so he was Jawaharlal Nehru. August 24, 1946 को interim government announce किया गया था on condition that interim government would take charge latest by 2nd September 1946. Viceroy was the president of the executive council, जबकि जवाहरलाल नेहरू जो थे, he was designated as vice president of the executive council. Which of the following was not the member of the interim national government formed in August 1946 AD? तो इनमें से कौन मेंबर नहीं था interim national government के? So Dr. S. Radhakrishnan was not the member of the interim national government which was formed in August 1946 AD. According to the cabinet mission's declaration, an interim government was constituted on 2nd September 1946 from the newly elected Constituent Assembly. C. Rajgopalachari, Education Minister, Rajendra Prasad, Food and Agriculture Minister, and Jagjeevan Ram was the Minister of Labour. However, S. Radhakrishnan was not a member of this interim government. Assertion reasoning का question है. Assertion बोल रहा है that according to the Wavell plan, the number of Hindu and Muslim members in the Executive Council was to be equal. रीज़न ये है दैट वेवल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। सो देखिए, पहला स्टेटमेंट तो सही है, बट वेवल का ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि इससे पार्टीशन अवॉइड हो गया नहीं।
अक्टूबर 1943 में लॉर्ड वेवल हु हैड सक्सीडेड लॉर्ड लिलिथ को एज अ वाइसरॉय मेड एन अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द डेडलॉक इन इंडिया. वो गए इंग्लैंड किस लिए? फॉर द कंसल्टेशन विद द for consultation in March 1945, and he thoroughly discussed with British government about Indian administration and made some proposals. 1945 में उनका जो प्रपोजल था उसको पब्लिक किया गया by the name of Wavell Plan. He proposed restructuring of the Governor General's Executive Council, which would have balanced the representation of the main communities, including equal proportions of Muslims and Hindus. All the portfolios except the defense were to be held by Indian members, including Foreign Department. Wavell Plan proposed an equal representation of Hindu and Muslim in the Executive Council. Apart from Viceroy and Commander-in-Chief in the Executive Council, all members were Indian. So it is clear that the Wavell Plan was intended to remove the deadlock on constitutional matters and political issues, and to promote the self-governance for Indians, but never intended to unite Hindu-Muslim to avoid the partition of India. So statement तो सही है, but उसका reason जो है वो गलत है. Who gave the idea of a constituent assembly? Firstly, for the formation of constitution for India. So ये idea दिया गया था स्वराज पार्टी 1930 जो कि बनी थी 1930 स्वराज पार्टी जिसने कि 1934 में ये idea दिया था. So constituent assembly firstly for the formation of constitution for India, ये idea पहली बार स्वराज पार्टी के द्वारा दिया गया था. So it in a conference at Ranchi in May 1934 presented the policy of constituent assembly, and it was to be composed of Indian representatives जो कि elect हुए थे on the basis of adult suffrage. और ये पहला ओकेजन था जब Indians demanded for a constituent assembly. Alright, which of the following statement is or are true in relation to constituent assembly? It was based on adult suffrage. It was the result of direct election. Assembly was multi-party body. Assembly worked through various committees. So देखिए एडल्ट सफरेज और ये जो डायरेक्ट इलेक्शन का रिजल्ट है ये तो गलत हैं स्टेटमेंट्स. लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी इट ऑफ स्टेट्स वो यूज एज इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन. People of several parties are involved in it. Constituent Assembly formed a number of committees to operate its working. Which of the following statement are correct regarding the Indian Constituent Assembly? ये एडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस्ड था, डायरेक्ट इलेक्शन का रिजल्ट है. देखिए सेम क्वेश्चन पूछा गया, बस ऑप्शंस का तरीका थोड़ा बदल दिया. इट वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी, इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज़. तो ये एडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस्ड, नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज बिल्कुल सही है, और इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज़ ये भी बिल्कुल सही है. डायरेक्ट इलेक्शन और मल्टी पार्टी बॉडी नहीं था. तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन न्यू दिल्ली ऑन 9 दिसंबर 1946 इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, जिसको अभी सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस बोलते हैं, हालांकि अभी नए पार्लियामेंट बिल्डिंग बन गई है. एज टू इट्स कॉम्पोजिशन द सेंट्रल असेंबली वॉज टू बी पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड. मेंबर्स वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ओनली. तो इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे थे, जैसे अभी इलेक्शन होता है उस तरीके से नहीं था. who themselves were elected on the limited franchise. तो वो इलेक्ट कर रहे थे जो खुद ही लिमिटेड फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्ट हुए थे. ये एक मल्टी पार्टी बॉडी है. द कांग्रेस, मुस्लिम एंड सम इम्पॉर्टेंट independent members also got representation. The Constituent Assembly appointed a number of committees to deal with different tasks of the constitution making. इनमें से 8 जो थी they were major committees and others were minor committees. ठीक है. Which of the following is an incorrect statement about Constituent Assembly? तो देखिए incorrect statement है, it was elected on the basis of universal adult franchise, जो कि हमने देखा कि नहीं था. ठीक. बाकी अगर बात करें तो इट वर्कड विद द हेल्प ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कमिटीज़, जो कि बिल्कुल सही है. इसमें से इंपॉर्टेंट थी ड्राफ्टिंग कमेटी. माइनॉरिटी कमिटीज़ लाइक कम्युनिटीज़ लाइक क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, पारसीज, ये एडिक्वेटली रिप्रेजेंट किए गए थे. इसका जो इलेक्टोरल प्रोसेस था वो 6 शेड्यूल पे बेस्ड ऑफ द एक्ट ऑफ 1935, जो कि अलाउ कर रहा था फॉर द restricted franchise based on tax, property and education qualification. ठीक है. Universal adult franchise enables all citizens to be involved in the governance of their state based on adult suffrage. Member of Constituent Assembly who drafted the Constitution of India were, तो member of Constituent Assembly जिन्होंने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, ये कौन थे? तो ये बेसिकली अगर हम बात करें तो दे वर इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस. Members of Constituent Assembly were elected by the members of legislative assemblies of various provinces, and each province and each Indian state or group of states were allotted the total number of seats proportional to their respective population, roughly in the ratio of 1 to a million.
एज अ रिजल्ट 292 मेंबर्स इलेक्ट हुए थे थ्रू द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड 4 मेंबर्स वर रिप्रेजेंटेड द चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, while the Indian princely states were allotted a minimum of 93 सीट्स. ठीक है, तो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को 93 सीट्स अलॉट हुई थी. 292 मेंबर्स इलेक्ट हुए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा और 4 रिप्रेजेंट किए गए थे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस के द्वारा. With reference to Indian history, the member of Constituent Assembly from the provinces were, so they were elected by provincial legislative assemblies. ठीक है, provincial legislative assemblies के द्वारा elect हुए थे. As per the recommendation proposed by Cabinet Mission 1946, members of Constituent Assembly were elected by the members of provincial legislative assemblies. How were the members of Constituent Assembly elected? कैसे elect हुए थे? So directly by public, no. Nominated by Congress, nominated by Indian rulers, by provincial assemblies. तो provincial assemblies के द्वारा ही elect हुए थे. Who was the first elected chairman of Constituent Assembly? First elected chairman थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. So पहली जो मीटिंग हुई थी Constituent Assembly की Constituent Hall में वो 9 दिसंबर को हुई थी. Constituent Assembly elected Dr. Rajendra Prasad as permanent chairman on 11th December 1946 और इनका नाम प्रपोज किया गया था JB कृपलानी जी के द्वारा. ठीक है, तो फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन पूछा गया, तो फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. हु चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? फर्स्ट मीटिंग की बात करेंगे तो आंसर यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहली मीटिंग में जो सबसे सीनियर मोस्ट लीडर थे उनको बेसिकली इलेक्ट किया गया, उनको बेसिकली सिलेक्ट किया गया था एज द chairman of Constituent Assembly, although he was not elected. So his name is डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा जी को किया गया था. 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्ट करके वहाँ बिठाया गया था. द फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज चेयर्ड बाय, तो फर्स्ट डे सेशन जो है वो किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने. हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. सो ही वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. Who was the president of Constituent Assembly of Independent India? So he was डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ठीक है, चलिए, तो 50 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं. ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे. 50 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे. अराउंड 102 क्वेश्चंस हैं इसमें, सो वील कंप्लीट इन द नेक्स्ट वीडियो अकॉर्डिंगली. ऑलराइट, सो इसी के साथ ही आप बाकी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं. पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट बाकी चीज़ें भी आगे आ सकें. सो टिल देन टेक केयर. जय हिंद.